सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं हुसैन जय हिंद क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का लेक्चर 5 लेकर आए हैं। हमारा जो पहला चैप्टर बायोलॉजी का चल रहा था, कह सकते हो आप, जो 5वां चैप्टर हमारा बायोलॉजी का चल रहा था। इससे पहले केमिस्ट्री के भी चैप्टर हैं 4, लेकिन जो हमारा चैप्टर कह सकते हो बायो का पहला है वो यही है, जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, यानी कह सकते हो जीवन की मौलिक इकाई। तो हम लोग उस चैप्टर में इससे पहले हम लोग सीख चुके थे कि आखिर सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, सेल की जो कोशिका झिल्ली होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कोशिका भित्ति क्या होती है, पारक कोशिका क्या होती है, झुंड कोशिका क्या होती है। फिर हम लोगों ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे पहुंच गए थे कि जो इनके अंदर परिवहन होता है पदार्थों का, यानी कह सकते पदार्थों का जो विनिमय होता है वो कैसे होता है। क्योंकि इससे पहले हमने जो कि लिखाया था कि कोशिका झिल्ली ना एक वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या कह सकते हो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जिसमें कुछ जरूरी पदार्थ ही अंदर बाहर आवागमन कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या फिर कह सकते हो कहते ग्लूकोज के अणु हो गए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो परिवहन है, कह सकते हो जो विनिमय है हमारे पदार्थों में, कोशिका के अंदर जो पदार्थों का विनिमय होता है, ये 2 विधियों से होता है। एक तो होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि आखिर कोशिका परिवहन है क्या, फिर इसके हम लोग आगे पार्ट समझेंगे। चलिए देखते हैं कोशिका कला के आर पार पदार्थों का परिवहन। ये लास्ट हेडिंग जो हमने डलवा के छोड़ी थी, आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है किसी भी कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए, किसी भी कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के उसमें नियमित रूप से ऊर्जा व पदार्थों का आवागमन आवश्यक है। बिल्कुल भैया, अगर पदार्थों का आवागमन नहीं होगा तो हमारी कोशिका जीवित ही नहीं रहेगी। जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर भी एक कोशिका मान लें आप, अगर इसमें भी हम खाने को अंदर नहीं भेजेंगे तो जाहिर सी हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमारी कोशिका के साथ भी होती हैं। चलिए देखते हैं, किसी कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए उसमें नियमित रूप से ऊर्जा और पदार्थों का आवागमन आवश्यक है। फिर आगे समझते हैं कोशिका कला की चयनात्मक पारगम्यता इसमें विशिष्ट भूमिका निभाती है। भाई बिना चयनात्मक पारगम्यता क्या कह सकते हो, जब तक हम ये हमारी जो कोशिका झिल्ली है अगर ये चयनात्मक ना होती तो सारे पदार्थ ही अंदर चले जाते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति के अंदर जानते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर सारे पदार्थों का आवागमन हो सकता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं हो सकता। आप जानते हो कोशिका भित्ति मोस्टली पौधों पादप कोशिका में या कह सकते हो पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है, लेकिन जो हमारी कोशिका झिल्ली है ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो। तो देखते हैं आखिर कोशिका झिल्ली में कैसे पदार्थों का आवागमन होता है, आगे समझते हैं। कोशिका कला में पोषक तत्वों एवं O2 या कह सकते हो जो हमारे पोषक तत्व है, ऑक्सीजन है, इनका अंदर आना और उत्सर्जी पदार्थों का बाहर जाना। उत्सर्जी पदार्थ तो और पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए कार्यगर नहीं होते, हमारे लिए काम के नहीं होते। इनका परिवहन निम्न विधियों द्वारा होता है। अब कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहली विधि है हमारी निष्क्रिय परिवहन, जिसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा सक्रिय परिवहन, जिसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या कह सकते हो निष्क्रिय परिवहन। पदार्थों के इस धीमे परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये जो परिवहन है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब क्या है, ऊपर लिखा है कि भैया कोशिका को जीवित रखने के लिए ऊर्जा व पदार्थों की आवश्यकता थी। हाँ, तो कोशिका के लिए ऊर्जा आवश्यकता थी, लेकिन परिवहन इसमें जो पदार्थों का आगमन है उसमें कोई निष्क्रिय परिवहन में जरूरी नहीं था कि ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हो सकता है परिवहन खुद से हो, कह सकते हो बाय नेचुरल हो। चलिए आगे देखते हैं। परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यह पदार्थों की सांद्रण प्रवणता के अनुसार संपन्न होता है। सांद्रण प्रवणता का मतलब होता है कि जो हमारी कोशिका है उसे कितना ज्यादा पदार्थों की जरूरत है। अगर पदार्थों की सांद्रता अंदर कम है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पदार्थ ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर सांद्रता ज्यादा है तो पदार्थों की आवागमन कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस परिवहन द्वारा चाहे जल हो चाहे गैस हो चाहे आयन हो, जैसे छोटे अणु कोशिका कला के आर पार गति कर सकते हैं। चाहे जल हो, गैस जैसे ऑक्सीजन है, जल है, फिर हमारे आयन है, फिर ये छोटे जो अणु हैं ये कोशिका कला के आर पार मुख्यतः जा पाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे कितने प्रकार के परिवहन होते हैं निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत। तो पहला परिवहन है भैया विसरण। कौन सा होता है? विसरण। और दूसरा परिवहन हमारा परासरण। तो चलिए उम्मीद है आपको ये चीज समझ आएगी। अब हम लोग चलते हैं अगले बोर्ड पर, इनको समझते हैं कि भैया विसरण क्या है और परासरण क्या है। आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग पहली विधि के बारे में समझते हैं, जो कि हमारा निष्क्रिय परिवहन का जो पहला चरण होता है। जैसे कि पहला चरण नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हो कि ये एक विधि होती है, इसमें क्या क्या चीजें
ये मतलब किस चीज के लिए हमें महत्व रखता है, हमारी कोशिका में इसका क्या काम होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है विसरण। विसरण क्या होता है? पराग के अणुओं का अत्यधिक सांद्रता वाले स्थान से, अगर पराग के अणुओं का अत्यधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। यानी कि जैसे आप समझते हैं, जैसे अब क्या है, जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर मान लीजिए CO2 भर गई, ठीक। अब बेटा, अब यहाँ पे बाहर क्या है, बाहर CO2 कम लग रही भाई, बाहर के अपेक्षा सांद्रता है, अंदर ज्यादा है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर भागेगा, यानी कि अधिक से कम की ओर किधर भागेगा। जब भी किसी भी कोशिका में क्या हो जाता है, पदार्थ की मात्रा अधिक आती है तो वो कम मात्रा की ओर जाती है, तो कम मात्रा की ओर चला गया, तो भैया जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर चला गया। तो भैया जब अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जब कोई पदार्थ गमन करता है तो इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जब कोई पदार्थ गमन करता है तो इसी को हम लोग विसरण कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, विसरण की प्रक्रिया द्वारा CO2 का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है जब कोशिका में पाई जाने वाली CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण में उपस्थित CO2 की अपेक्षा अधिक हो जाती है। यानी जो बाह्य वातावरण में CO2 है उसकी सांद्रता क्या हो गई, कम हो गई, और अंदर जो है उसकी सांद्रता क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अब जो अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है कोशिका के, तो कहाँ जाएगी, निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर। इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए एक टब है, या कह सकते हैं बर्तन में हमने पानी डाला, अब क्या हो गया, अब हमने इस बर्तन को हिला दिया पकड़ कर। अब जब हिलाया तो एक तो पानी ज्यादा हो गया और इधर क्या हो गया, पानी कम हो गया। तो अब क्या होगा, वो पानी अपने आप को स्थिर करने के लिए क्या करेगा, तुरंत निम्न स्थान की ओर भागेगा। इधर भागेगा निम्न स्थान की ओर, और फिर से उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विसरण। तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर ही जाना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई, विसरण क्या है। चलिए एक और उदाहरण समझ लेते हैं। इसी तरह एक अन्य उदाहरण, जैसे ऑक्सीजन का परिवहन भी, जब सेल में बाह्य वातावरण की अपेक्षा ऑक्सीजन कम हो जाती है, कोशिका में जब बाह्य वातावरण की अपेक्षा ऑक्सीजन कम हो जाती है तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार गैसों के आदान प्रदान में विसरण का अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि अगर कोशिका है तो भैया कोशिका में गैसों का परिवहन है वो इस विधि के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम हो जाता है। उम्मीद आपको विसरण का महत्व समझ आया होगा। अब विसरण कैसे होता है ये भी समझ आया होगा। चलिए आगे रखते हैं, विसरण का महत्व क्या है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न पदार्थ विसरण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इसके कारण पहुंचते हैं, विसरण के कारण। फिर आगे देखते हैं, पुष्प अपनी सुगंध को विसरण द्वारा फैलाकर परागकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि पहले तो हम लोग विसरण ये समझते हैं कि भैया अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की हो जाता है। तो जैसे ही अब आप यहाँ पे आ जाए पुष्प पर, तो पुष्प जैसे क्या करता है, अपना परागण करने के लिए वो क्या करता है, एक सुगंध को बिखेरता है। उसके अंदर क्या होगा, सुगंध की मात्रा ज्यादा हो गई, कैसे सांद्रता बढ़ गई, तो उसने क्या कर दिया, पूरे वायुमंडल फैला, क्योंकि वायुमंडल में वो सुगंध नहीं है और उसने वायुमंडल में फैला हवा के द्वारा। ठीक, अब जैसे ही सांद्रता बाहर फैली तो वो क्या हो गया, जो सुगंध बाहर फैली वो क्या हो गया, वो विसरण हुआ। किसके कारण, विसरण के कारण, जिससे कीट पतंगे क्या आते हैं, उनको सूंघकर उन पे आ जाते हैं और परागण लेकर आते हैं, जिससे फिर निषेचन होता है और उसके बाद फल बनता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा कि किसी भी चीज को फैलना भी क्या कहता है, विसरण ही होता है। यानी किसी भी सुगंध का फैलना भी क्या होता है, विसरण होता है। जैसे कि आप परफ्यूम डाल लेते हैं, परफ्यूम आसपास लोग, जैसे आप लोगों के आसपास जाते हैं तो परफ्यूम लोगों को अच्छी लगती है सूंघने में, उनके नाकों में भैया क्या रहता है, वो परफ्यूम जाती है, तो वो किसके कारण जा रही है, विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण के कारण। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान पे जो पदार्थ गमन करता है तो वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फिर समझते हैं, विसरण पौधों में वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। उस पर किससे, वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होते हैं। आप जानते हो क्या होता है, जब पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है, जब पेड़ों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेड़ भी क्या करते हैं, पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। और ये पेड़ जो है पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी क्या सी क्रिया हो गई, ये भी हो गई विसरण की प्रक्रिया। उम्मीद आपको विसरण समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पराशर समझेंगे और फिर उसके बाद बाकी इसके अन्य कोशिकांगों को भी समझेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका जो है पराशर की वीडियो लाएंगे। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो इस बार लेट पड़ेगी क्योंकि
थोड़ा सा समस्या है, और आप जानते हैं जब एज आती है आपकी जॉब ना लगी हो तो चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं उसी फेज में लगा हुआ हूँ, और अभी शायद मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं हो पाता है कि मैं रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन हाँ उम्मीद है ऐसे ही वीडियो में लगातार लाता रहूँगा और आप लोगों की पढ़ाई में आपकी हेल्प करता रहूँगा। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपके लिए ये याद रखिएगा, एक ये रामबाण इलाज है, एक तरीके से आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी। आप कह सकते हैं सभी नहीं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, साइंस, मैथ, और कह सकते हो हिंदी की भी मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में आपको वीडियोस दे पाऊँ। और आप बस क्या करिए, इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जैसे जैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको एक समय में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स आपको सबसे अच्छे से समझ में आते हैं। और आप इस सीकर 1.2 की बैच से जुड़े हुए हैं तो आपको इससे बहुत ही लाभ मिलेगा आने वाले समय में। उम्मीद है आप इससे जुड़े रहेंगे, और लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।